हेलो बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 और आज हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे गॉस का नियम। तो हेडिंग लगा लेते हैं गॉस का नियम। अब देखो, गॉस का नियम हमें ढंग से समझने के लिए वैद्युत फ्लक्स आना जरूरी है, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या था। ठीक है, तो देखो, वैद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते थे फाई से। वैद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते थे फाई ई से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई एक छोटा सा पृष्ठ ले लेता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा पृष्ठ ये ले लिया, ये हमने एक छोटा सा यहाँ पे पृष्ठ लिया है, एक पृष्ठ लिया है जो एक छोटा सा पृष्ठ लिया है। ठीक है, छोटा सा एक पृष्ठ लिया है। अब अगर इस पृष्ठ का अब मैं एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश निकालूं, तो क्षेत्रफल सदिश क्या इस दिशा में होगा, एरिया वेक्टर। तो छोटा सा पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल सदिश भी कितना होगा, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश होगा। हम क्षेत्रफल सदिश पढ़ चुके थे कि हमेशा पृष्ठ के कैसे होता है, लंबवत दिशा में होता है। ठीक, अब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र यहां से इस तरीके से निकल रहा है, जो हमारा एरिया वेक्टर से यानी क्षेत्रफल सदिश से थीटा एंगल पे कोण बना रहा है। ठीक है, इस पे थीटा एंगल से कोण बना रहा है। तो यहां से अगर मैं फाई निकालूंगा तो छोटा सा हमारा एरिया वेक्टर है, छोटा सा फाई भी निकलेगा, वो फाई हमारा डी फाई होगा और ये हमारा होगा ई डी ए। ये डी फाई जो होगा ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। डी फाई जो होगा हमारा कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। और इसी डी फाई को हम वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे, ई डॉट डी ए करके भी लिखते थे, ई डॉट डी ए करके भी इसको हम वेक्टर के रूप में लिखते थे। ठीक है, अब देखो हमारा एक छोटा सा फाई निकला है, केवल एक छोटे से एरिया का छोटा सा फाई निकला है। अगर हमें पूरे पृष्ठ का फाई चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा डी फाई है, इस डी फाई को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। तो फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखो फाई बराबर निकलेगा ई डॉट डी ए के बराबर निकलेगा। और जो ये फार्मूला हमारा आता था कि फाई बराबर ई डॉट डी ए, ये फार्मूला हमारा ऑलवेज ट्रू होता था, ये फार्मूला हमारा हमेशा सही होता था, कभी भी ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि हम बताए थे कि इंटीग्रेशन वाला जो फार्मूला होता है वो हमेशा कैसा होता है, ट्रू होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फाई को, अगर मैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को यानी कि इस पृष्ठ पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र को एक समान कर दो, यानी पूरे पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान हो जाए, या ऐसे बोलो कि पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट हो जाए, तो ई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी ए के बराबर निकल जाएगा। अब देखो इस डी ए को जब हम इंटीग्रेट करूंगा, छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करूंगा, यानी सबको जोड़ूंगा, तो जोड़ने के बाद वापस हमें क्या मिल जाएगा, यहां से वेक्टर लगा, इसको जोड़ने के बाद हमारा जो फाई निकल के आएगा, ये फाई, ये हमारा एरिया वेक्टर इस पूरे इसके एरिया के बराबर ए के बराबर आ जाएगा। तो फाई बराबर एक फार्मूला और निकल के आया था कि फाई जो होगा वो ई डॉट ए के बराबर होगा। और ये फार्मूला तभी वैलिड था जब वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, वैद्युत क्षेत्र एक समान हो। ई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, तब तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है या कहीं पर भी हमें लगाना ये फार्मूला, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के बराबर होता है। ये फार्मूला हमारा हमेशा ट्रू रहता था। ठीक है, तो ये हमारा था फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। अच्छा चलो यहाँ पे पहले गॉस का नियम देख लेते हैं। तो गॉस का नियम ये कहलाता है, यहाँ पे फ्लक्स इतना क्लियर हो गया है ना, अब जो थोड़ा बहुत भूले हुए थे वो फ्लक्स याद आ गया ना पूरा क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो गॉस का नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ का मतलब है 3D पृष्ठ। बंद पृष्ठ बोलो चाहे इसको गॉसीय पृष्ठ बोलो, सब बातें एक ही होती है। देखो जो गॉसीय पृष्ठ होता है, जो बंद पृष्ठ होता है, उसी बंद पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ यानी 3D पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा
परिबद्ध का मतलब है घिरा हुआ, घिरा हुआ। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का, परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यही हमारा क्या था, यही जो है ये गॉस का नियम था। गॉस साहब ने ये बताया कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का मतलब वो 3D पृष्ठ होना चाहिए। अब 3D पृष्ठ क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारा गोला ले लो, ये भी क्या है 3D पृष्ठ है, त्रिविमीय है। अगर हम एक घन ले लेते हैं या कोई एक कोण ले लेते हैं या बेलन ले लेते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, एक बंद पृष्ठ होते हैं, 3D पृष्ठ होते हैं। तो अगर कोई भी एक बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई जो होगा, वो फाई देखो कितना आना चाहिए, फाई जो होगा ये होगा हमारा Q डिवाइड बाई ε0 के बराबर होगा। यही तो कह रहा है इससे कि वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल वैद्युत आवेश का, उस पृष्ठ के द्वारा जो वैद्युत आवेश घिरा होगा, यानी जैसे अगर गोला मान लो, उस गोले में एक वैद्युत आवेश रख लो, तो वो वैद्युत आवेश जो होगा उस पृष्ठ के द्वारा चारों तरफ से क्या होगा, घिरा होगा। तो जो फ्लक्स जो होगा उस वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां पे ध्यान रखना कि Q जो होगा वो Q नेट होता है, और ये Q नेट जो होता है वो इनसाइड होता है, यानी कि उस जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल नेट होगा, टोटल वैद्युत आवेश होगा, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, और यहां पे जो फाई होगा, ये फाई हमारा कैसा होता है, बंद पृष्ठ होता है। ये हमारा कैसा होगा, बंद पृष्ठ होगा, या इसी को क्या बोल दो 3D पृष्ठ होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बताया गॉस का नियम ने, यही गॉस साहब ने हमें ये नियम बताया था। ठीक, अच्छा देखो फाई जो होता है, ये फाई को इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन E.dA, ये फाई जो होगा वो इंटीग्रेशन E.dA के बराबर भी होता है। तो हमारा यहां से फाई का फार्मूला निकल के आया कि Q नेट यानी Q नेट इनसाइड डिवाइड बाई ε0, यानी कि Q जो होगा वो बंद पृष्ठ के अंदर टोटल Q जो होगा उसका 1/ε0 टाइम जो होता है वही हमारा फाई होता है। ठीक है, यहां से ध्यान रखना। अच्छा यहां पे देखो ये इंटीग्रेशन को इससे हम क्लोज लगा देते हैं, इस तरीके से, रिंग नहीं पहना रहे हैं इसको लगा रहे हैं, एक गोला बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड है, यानी कि जो बंद पृष्ठ होता है उसको इस तरीके से गोला लगा के रिप्रेजेंट किया था, तो हम पता चला था कि हम बंद पृष्ठ की बात यहां पर कर रहे हैं। तो बंद पृष्ठ से यानी 3D पृष्ठ से या गॉसीय पृष्ठ बोल लो कि गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा Q नेट डिवाइड बाई ε0 के बराबर होगा, और यही हमारा E.A के बराबर होता है। देखो जब हम E.A लगाते थे तो E.A निकालने के लिए हमें हर जगह पे, देखो हर जगह पे क्या करना पड़ेगा, हमें हर जगह पे एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसका वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा और वैद्युत क्षेत्र से गुणा करना पड़ेगा, फिर हमारा जाके फाई निकल के आता था। ठीक है, तो जब हम क्लोज सरफेस में करते थे तो क्लोज सरफेस में कई सारे ऐसे सरफेस आ जाते हैं जहां बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है, यानी कि ऐसे सिंपल सा बोलो कि हमारा जो मैथमेटिकल होता है बहुत लंबा कैलकुलेशन करने के बाद तब हमारा फाई निकल के आता था, लेकिन यहां से फाई तुरंत एक झटके में निकल रहा है कि सबसे पहले देखो क्या है कि गॉसीय पृष्ठ है, तो गॉसीय पृष्ठ की कंडीशन क्या होगी, वो बंद पृष्ठ होगा। अगर बंद पृष्ठ है तो देखो उसके अंदर आवेश कितना है, और जितना आवेश होगा, अगर मान लो उसके अंदर 4 कूलाम आवेश है तो उस पर फ्लक्स कितना निकलेगा, 4/ε0 के बराबर निकलेगा। बस हो गया, आंसर खत्म, इतना सा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से गॉस का नियम इतना उपयोगी होता है कि फ्लक्स निकालने के लिए। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा इसका प्रूफ अगर कोई पूछे कि ये बताओ इसका प्रूफ क्या होगा, तो वैसे देखो इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली किया हुआ रिजल्ट है, लेकिन इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ क्या, एक तरीके से वो समझो क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करके ही देख लेंगे उसको। इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लिया। चलिए इसका प्रूफ देखो, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक गोला बनाते हैं। ठीक है, यहां पे कोई एक गोला ले लेते हैं कि सुंदर सा गोला, ये हमारा कोई एक गोला ले लिया। ठीक, इस गोले के केंद्र पर यहां पर हमने एक +Q आवेश रख दिया। गोले के केंद्र पर हमने क्या कर दिया, एक +Q आवेश
रख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काटता हूँ, ठीक, छोटा सा एरिया काटता हूँ, क्षेत्रफल काटता हूँ, तो इस छोटे से एरिया का अगर मैं एरिया वेक्टर निकालूं तो क्या एरिया वेक्टर हमारा इस दिशा में होगा? एरिया वेक्टर जो होगा इस सतह के कैसे होगा? पृष्ठ के लंबवत होगा, तो ये हमारा एरिया वेक्टर निकल जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालूं, तो क्या वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमारी क्या आएगी? यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आएगी। देखो, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आएगी। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस आवेश से दूर जाती है, धनात्मक आवेश से दूर जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो प्लस आवेश से क्या जाएगी? दूर 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 निकल के जाएगी, इस तरीके से यहां पर जाएगी। तो हमारा यहां पे अगर थीटा का मान देखें तो थीटा जो होगा वो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में हमारा या क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, उसी दिशा में हमारा क्या यहां पे वैद्युत क्षेत्र भी है। तो यहां से, अच्छा, ये हमारा जो है ये एक गोला है, ये यहां पे देखो, ये एक गोला हमने लिया है, गोला लिया है यानी कि 3D लिया है। 3D का मतलब हुआ कि हमने जो लिया है यहां पे बंद पृष्ठ लिया है, यहां पे हमने जो लिया है वो कैसा लिया है? बंद पृष्ठ लिया है, ठीक है। तो अच्छा, एक काम करते हैं कि इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? r के बराबर है। अच्छा, ये केंद्र से हमने क्यों मिलाया है? ये बात हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी अगर मान लो कोई एक गोला है, उस गोले के सतह पर अगर कहीं भी मैं एक लंबवत रेखा खींचूंगा तो वो लंबवत रेखा हमेशा उसके केंद्र से होती हुई जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लो हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे काटा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर हमारा किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर दिशा में। यहां से ये इस तरफ आएगा, इसका एरिया वेक्टर आएगा, और इसका वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र ई भी क्या होगा? इसी दिशा में होगा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, ये एरिया वेक्टर जो है इसके लंबवत, इस सतह के लंबवत है, इसलिए कहां से जाएगा? केंद्र से होता हुआ जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो यहां पर मैं एक छोटा सा एरिया काट रहा हूं, तो इसका जब एरिया वेक्टर निकालूंगा तो एरिया वेक्टर किस दिशा में आएगा? इस दिशा में आ जाएगा, डीए हो जाएगा। और प्लस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी। तो थीटा का जो मान होगा वो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री वापस निकल के आ जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं यहां से केंद्र से r दूरी पर यहां पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालूं, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पता है कि r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता था? वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर होता था, E बराबर हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता था। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीजें एयर में मान के चलते हैं कि ये सारी चीजें किसमें? निर्वात में रखी हुई है। ये बात तो याद है ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। अगर r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक, ये हो जाएगा r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की बात कहूँ तो छोटा सा एरिया है, तो छोटा सा हमारा वैद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल सदिश बना है, एरिया वेक्टर बना है, तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत फ्लक्स भी कितना आएगा? छोटा सा आएगा। ये हो जाएगा डी फाई, और डी फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई डी ए, और इसके बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा cos 0 के बराबर। तो यहां से हमारा डी फाई जो निकल के आएगा वो आ जाएगा ई डी ए के बराबर निकल के आ जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहां से हमारा एक छोटा सा फाई निकल के आया है। इसी तरीके से यहां पे भी हमारा डी फाई कितना आएगा? अगर यहां पे, चलो इसको मान लेते हैं कि हमारा फाई 1 यहां पे जो निकला है, इसको मान लेते हैं पहला, इसको मान लेते हैं दूसरा, और इसको मान लेते हैं तीसरा। तो यहां से डी फाई 1 निकला। इसी तरीके से अगर डी फाई 2 निकालोगे तो डी फाई 2 कितना आएगा? ई डी ए कॉस 0, तो वापस कितना आ जाएगा? ई डी ए के बराबर आएगा। अगर डी फाई 3 निकालोगे, अगर डी फाई 3 निकालोगे तो ये कितना आएगा? ये भी हमारा आएगा ई डी फाई 3। देखो यहां से डी फाई 3 आएगा ई डी ए cos 0 के बराबर, और ये भी कितना हो जाएगा? ई डी ए के बराबर आएगा। देखो सारे क्या आ रहे हैं? ई डी ए के बराबर आ रहा है। ये हमारा हो गया, मान लो यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ जो काटा था उसको 1 नाम दे दिया, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? डी फाई 1 हो गया। इसको हमने 2 नाम दे दिया, डी फाई 2 हो गया। इसको हमने 3 दे दिया तो डी फाई 3 हो गया। अभी पूरे एक सतह का थोड़ी निकल पाया है। तो इसी तरीके से सबके छोटा छोटा एरिया काटते जाओ, सबको निकालते जाओ। जब सबका फाई निकालते जाओगे तो हमें अगर टोटल फाई चाहिए तो टोटल फाई
निकालने के लिए क्या करेंगे, फाई जो होगा इंटीग्रेशन डी फाई कर देंगे, ठीक, इंटीग्रेशन डी फाई कर देंगे या डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 कर दो, बात क्या होगा, वही होगा। यहां से सबका क्या रहा है, ई डी ए के बराबर आ रहा है यहाँ पे। तो डी फाई जो है वो डी फाई हमारा किसके बराबर, देखो डी फाई जो हमारा आया है इंटीग्रेशन ई डी ए के बराबर आया है। डी फाई जो है वो इंटीग्रेशन किसका, ई डी ए के बराबर आया, ठीक है। अब देखो ये हमारा किसके लिए होगा, गोले के लिए होगा। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो क्योंकि ये हमारा किसका, गोले के लिए निकाल रहे हैं, बंद पृष्ठ क्या कर लो, फाई कर लो यहाँ पे, ठीक। अब देखो फाई बराबर जो हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम ये कर लें कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो सब पे समान है, अगर इस पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र समान हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र समान होगा तो ई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए के बराबर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन किसका आएगा, डी ए के बराबर आएगा। अब यहां से देखो डी ए ऐसे जोड़ते जाओगे छोटे छोटे एरिया को, तो ये पूरा एरिया ए के बराबर आ जाएगा, तो फाई बराबर निकल जाएगा ई इंटू ए के बराबर आ जाएगा। ये हमारा फाई का मान आ गया यहां से, ठीक है। अच्छा इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने डी फाई केवल यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे डी फाई 1 डी फाई 2 डी फाई 3 निकालना है। अरे तुम डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको जोड़ोगे तो वापस क्या आ जाएगा, हमारा ई डी ए के बराबर ही तो आएगा, वही बात निकलेगी, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं है, चाहो तो इसको मिटा को केवल डी फाई करके ही करा देता तब भी बात हो जाता, लेकिन सब पे अलग अलग निकाला है और सब पे क्या रहा, सेम आ रहा है, इसीलिए हमने सबको अलग अलग करके लिख दिया था, ठीक है। अब यहां से देखो जो फाई बराबर होगा, ई का मान हमने वैद्युत क्षेत्र का मान कितना निकाला है, ये निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो ये हमारा जो इंटीग्रेशन एरिया जो आया है, या इसको मान लो इंटीग्रेशन डीए, यहां पे कर दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन डीए ये हमारा किसके बराबर है, एरिया के बराबर है। और इस गोले का जो एरिया होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो एरिया कितना रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो यहां पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई मर गया, तो फाई बराबर बचा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमारा फाई बराबर कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। और वहां से भी हमने फ्लक्स निकाला था जब गॉस के नियम से, तब भी क्या था, हमारा जो फाई आया था वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही आया था, ठीक है। इतना हो गया, इतने में कोई दिक्कत है। अच्छा अब यहां पे एक चीज देखो कि अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं कि इसकी त्रिज्या को अगर मैं 2r कर देता हूं, इतनी बात क्लियर है ना कि फाई बराबर कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। वही सारी कहानी हमने यहां पर की है। एक तरीके से देखो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन है। अगर हम चाहते तो एक क्वेश्चन बना के भी दिखा सकते थे कि यहाँ क्यू क्या होगा, क्यू नेट इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं अब इसका जो हमने त्रिज्या माना था, त्रिज्या हमने r माना था, अगर त्रिज्या को मैं 2r कर दूं तब क्या होगा, अगर मैं इस त्रिज्या को क्या कर दूं 2r कर दूं, तो देखो एक बड़ा सा और इससे बड़ा गोला बन जाएगा। जब 2r करूंगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम ही रहेगा, केवल क्या चेंज होगा, यहाँ 2r का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा, सीधा फार्मूले में रख रहा हूं, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। अगर मैं इसकी त्रिज्या को कितना कर दूं, 2r कर देता हूं, ठीक है। अगर 2r कर दूं तब यहां पे देखो, अगर जब 2r करूंगा तो जो गोला बनेगा उस गोले का अगर एरिया निकालूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या 2r है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहां पे रखूंगा तो ये बनेगा 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। अब देखो 2r का होल स्क्वायर से कट गया, 4 पाई से कट गया, तो फाई बराबर हमारा कितना निकला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल गया। यानी कि हमें यहां से ये पता चलता है कि अगर वैद्युत जो हमारा आकृति है, या ऐसे समझो कि हमारा यहां पे पता चलता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो फ्लक्स आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स हमारा आकृति पर निर्भर नहीं करता। देखो जब हमने त्रिज्या r रखा तब भी फाई कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया है। इसको यहाँ पे क्यू इनसाइड लिख लो क्योंकि अंदर वाले चार्ज की बात हो रही है ना केवल, तो यहाँ पे क्यू इनसाइड लिख लो। यहाँ पे देखो जब त्रिज्या r रखा तब भी फाई कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब त्रिज्या 2r रखा तब भी कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। यानी कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो आकृति पर
निर्भर नहीं करता है। अच्छा यहां से ऐसे भी देखो कि हमारा फाई बराबर कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया है, तो क्या यहां पे कहीं त्रिज्या और ज्या आ रहा है? त्रिज्या फाई जो हो त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। यहां आर आया ही नहीं है। फाई किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल आवेश पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ आवेश पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कितना आवेश रखा गया है, उसके केंद्र पर कितना आवेश रखा गया, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो यहां से आर को मैं कुछ भी कर दूं, फाई के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इतना नोट कर लो, पहले नोट कर लो, इतना हो गया यहां तक। तो हमें क्या मिला यहां से? ये मिला कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आकृति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो, उस आकृति पर कोई भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहां पहले इस बात को लिखो, यहां से पहले इस बात को लिखो कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, यहां पे लिख लो कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, आकार पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखो यहां पर हमने एक छोटा सा एक गोला मान लेता हूं कि ये कोई एक गोला है, ये इसका केंद्र है, यहां पे एक प्लस आवेश क्यू रखा हुआ है और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, एक दूसरा गोला मानता हूं, एक दूसरा गोला यहां से लिया, एक दूसरा गोला मान लिया, इसकी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या कितना ले लिया, 2r ले लिया। एक और गोला मानता हूं, यहीं पर एक और गोला मान लो, ये कोई एक गोला है, सिमेट्री तो नहीं है, चलो मान लो यार ये एक गोला है। ठीक है, और ये गोला है, इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 3r के बराबर है। तो त्रिज्या 3r के बराबर है, तो अगर हमसे यहाँ पे फाई पूछे कि फाई नेट कितना होगा, तो यह फाई पूछे फाई बंद पृष्ठ कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। चाहे r रखो, चाहे 2r रखो, चाहे 3r रखो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमने यहां करके देख लिया। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो ये पहला गोला है, ठीक, जिसकी त्रिज्या r है, यहां से जो फाई निकलेगा वो फाई कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। इस पहले गोले को देखो, बाकी सबको भूल जाओ, केवल पहले गोले को देखो। इस पहले गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, पहले गोले से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब जो फ्लक्स इस पहले गोले से निकलेगा वही फ्लक्स तो दूसरे गोले से निकलेगा, कोई और फ्लक्स थोड़ी ना आ जाएगा वहां पे। और जो फ्लक्स दूसरे गोले से निकलेगा वही फ्लक्स के निकलेगा तीसरे वाले गोले से भी तो निकलेगा, उस पर कोई और फ्लक्स थोड़ी ना आ रहा है। जब तक आवेश नहीं आएगा, आवेश चेंज नहीं होगा, तब तक फ्लक्स क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ एक चीज है यहां पे देखना, अगर मैं इस आवेश को चेंज कर दूं, एक कंडीशन है कि आवेश क्या होना चाहिए, क्यू ही आवेश होना चाहिए। अगर मैं यहां पे आवेश क्यू है और यहां पे एक आवेश और क्यू रख देता हूं, तो अब यहां से जो दूसरा गोला है उससे फ्लक्स कुछ और दूसरा फ्लक्स निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखो जब यहां से पहले वाले गोले से, इसको मान लो पहला गोला, इसको मान लो दूसरा गोला, इसको मान लो तीसरा गोला। अभी इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि अगर मान लो ये पहला गोला है, पहले गोले से आवेश कितना है क्यू, तो फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। जब मैं दूसरे गोले की बात करूंगा तो दूसरे गोले पर कुल आवेश देखो कितना, हमें क्या देखना होता था, फाई बराबर क्या होता था, क्यू नेट इनसाइड, यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश देखना, कुल आवेश देखना होता था। तो जब दूसरे गोले की बात करेंगे तो इस दूसरे गोले के अंदर देखो कितना आवेश हो गया, ये भी आवेश आ गया और ये भी आवेश तो दूसरे गोले के अंदर आ गया, तो यहां से फ्लक्स कितना निकलेगा, 2q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आवेश को अगर समान रखते हैं, अगर आवेश समान है, केवल उसकी त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं, कैसी भी आकार कर दे, तो उसके फाई के मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज और भी मिलेगा कि जो फाई जो होता है, अगर आवेश समान है, तो फाई का मान आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, कि जैसे अगर मान लो यहां पर मैं एक घन बना दे रहा हूं कि यहां पर ये कोई एक घन बना दिया, ठीक, यहां पर एक कोई घन बना दिया, इसके केंद्र पर यहां आवेश क्यू रख दिया, वही आवेश इसके केंद्र पर उठा के रख दिया क्यू। ठीक है,
ये आवेश इसके केंद्र पर क्यों रख दिया। अगर मैं यहाँ पर एक बेलन बना दे रहा हूँ, अगर ये बेलन बना दे रहा हूँ, अब इसकी त्रिज्या कुछ भी कर दो क्योंकि फाई जो है वो त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। अगर एक बेलन बनाया और इस पर भी कितना रखा, आवेश क्यों रखा। या अगर मैंने यहाँ पर कोई एक कोण बना दिया इस तरीके से, अगर कोई एक कोण बना दिया और इसके केंद्र पर यहाँ आवेश क्यों रखा, तो देखो फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से भी फ्लक्स निकलेगा, हर तरफ से क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा, चारों तरफ से क्या करेगा, फ्लक्स निकलेगा। जब फ्लक्स निकलेगा तो यहाँ से जो फाई होगा वो भी कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ से जो फाई निकलेगा वो भी हमारा होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ से जो फाई निकलेगा वो भी हमारा कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से एक चीज और लिखो कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। तो लिखो यहाँ से कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है, आकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो आकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले। हो गया इतना। तो हमें यहां से क्या पता चला कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स आकृति पर ना तो निर्भर करता है ना तो उसके आकार पर निर्भर करता है, यदि आवेश क्या रहे, सेम आवेश रहे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात यहां पे करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है हमारा कि जो हमारा फाई होता है, जो हमारा यहां पे फाई होता है, फाई बराबर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो क्यू होता है ये हमारा क्यू नेट इनसाइड होता है, यानी कि अंदर जितने भी नेट इनसाइड यानी कि टोटल नेट आवेश जितना होगा वो हमारा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फाई जो होता है ये फाई बंद पृष्ठ होता है। ये फाई जो होगा, बार बार इसको याद दिला रहा हूं कि भूलना मत, फाई जो होगा वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, केवल और केवल बंद पृष्ठ पर ही लगेगा। कहाँ पे लगेगा, केवल और केवल बंद पृष्ठ पर ही लगेगा। या इसी बंद पृष्ठ को ऐसे बोल दो कि ये जो होगा ये हमारा गॉसीय पृष्ठ पर लगेगा, बंद पृष्ठ पर लगेगा, या फिर ये किस पे लगेगा, गॉसीय पृष्ठ पर लगेगा। और बंद पृष्ठ को ये भी कह सकते हैं कि ये जो होगा ये हमारा कैसा होगा, 3D होगा, या फिर कैसा होगा, बंद पृष्ठ बोल लो या बंद पृष्ठ बोल लो। और क्यू जो होता है, चाहे इसको ऐसे लिख लो, क्यू जो होगा ये हमारा कुल आवेश होता है, ये हमारा कुल आवेश होता है बंद पृष्ठ के अंदर। बंद पृष्ठ के अंदर जो होगा वो कुल आवेश जो होता है वो हमारा क्यू होता है, चाहे इसी को नेट इनसाइड लिख लो, दोनों बात क्या है, एक ही है। इस चीज को ध्यान रखना कि गॉस लॉ लगाते समय फाई जो निकलेगा ये हमारा केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही होता है, और क्यू जो होगा वो केवल बंद पृष्ठ का ही हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 1 देखते हैं कि अगर हम मान लो यहाँ पर कोई एक पृष्ठ हमने इस तरीके से एक पृष्ठ हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आवेश को यहां पर बाहर रख दूं, अगर मैं आवेश को अभी तक क्या करते अंदर रख रहे थे, अगर मैं यहां पे जो आवेश है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश को अगर मैं बाहर रख दे रहा हूं तो अब बताओ इस पे फाई कितना होगा। तो इस पे जो फाई होगा, ये फाई जो होगा ये फाई हमारा 0 के बराबर होगा। अगर कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो फाई हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होता है। चलो इसको करके भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र रेखा हमने इस तरीके से बना दिया, दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां से एक और बना लेते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र रेखा यहां से निकल रही है। ठीक है, इतनी वैद्युत क्षेत्र रेखा हमने 3 यहां पे मान लिया। अब जरा ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, 2 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट यहां पे और एक पॉइंट यहां पे, इन दोनों पर मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे एक छोटा सा एरिया काटा, तो जरा ये बताओ इस एरिया का जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा या दोनों तरफ होगा, जल्दी से बताओ सोच के, ये किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा,
बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो अगर 3D सरफेस होता है तो उस पर जो क्षेत्रफल सदिश होता है एरिया वेक्टर, वो हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ ही लेते हैं और लंबवत लेते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर हमारा इधर आ जाएगा, छोटा सा एरिया काटा है तो एरिया वेक्टर भी छोटा सा होगा, डीएन क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, छोटा सा होगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस साइड हमारा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक, अगर हम इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको नाम 2 दे देते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फाई निकालूं कि यहां पर फाई कितना होगा, तो यहां से अगर d∅1 कर लेता हूं कि ये हमारा जो है, ये हमारा d∅1 कितना होगा, EDA cos, इनके बीच का एंगल कितना, देखो 180 डिग्री बन रहा है, ये इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर देखूं तो यहां पर एरिया वेक्टर हमारा कितना बनेगा, एरिया वेक्टर हमारा इस दिशा में बनेगा, ये हो जाएगा DA, एरिया वेक्टर DA हमारा इस दिशा में बनेगा, और वैद्युत क्षेत्र भी तो हमारा इसी दिशा में है। तो अगर मैं d∅2 निकालना चाहूं यहां से कि d∅2 क्या होगा, अगर मैं यहां पर d∅2 की बात करूं कि हमारा d∅2, तो d∅2 हो जाएगा EDA cos 0 के बराबर। अब cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 का मान जो होगा वो -DA के बराबर होगा। ठीक, यानी कि अगर सिंपल सा बोले तो ये वैल्यू जो आएगी, ये पूरी की वैल्यू हमारी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, और ये जो आएगा ये हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। तो यहां से जब d∅1 प्लस d∅2 करोगे तो हमारा जो फाई नेट निकल के आएगा, देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहां से हमारा जो फाई नेट निकल के आएगा, ये फाई नेट होगा, ये फाई नेट हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये फाई नेट जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, या ऐसे देखो कि यदि आवेश पृष्ठ के अंदर नहीं है, यदि पृष्ठ के अंदर आवेश अगर नहीं है तो उस पर जो फ्लक्स बनेगा वो 0 फ्लक्स बनेगा, उस पर कोई भी फ्लक्स नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया, इतनी चीज क्लियर है। ठीक, अच्छा दूसरा केस इसी में देखते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं कि जैसे अगर मान लो ये हमारा कोई एक पृष्ठ है, ठीक, एक पृष्ठ ले लिया, यहां पर एक आवेश अगर Q1 ले लिया और दूसरा आवेश Q2 ले लिया, और एक बाहर तीसरा आवेश ले लिया, ये Q3 आवेश लिया। हमने यहाँ पर 3 आवेश लिया है, एक अंदर Q1 Q2 और बाहर क्या ले लिया, Q3 आवेश ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे फाई निकालूंगा तो फाई हमारा कितना होगा, अगर मैं यहाँ पे फाई निकालूं तो फाई बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो ये हमारा Q1 प्लस Q2 है, विथ साइन यहाँ पे रख दो, क्योंकि ये कैसा होता है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे हमारा Q1 अगर प्लस होता, माइनस होता तो माइनस में रखते हैं, हमने यहाँ पे दोनों प्लस ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, Q1 प्लस Q2 के बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर, ये तो हमारा गॉस के नियम से हो गया, अगर मैं E.A करके निकालना चाहूं तो इसका फार्मूला जो होगा वो इंटीग्रेशन E.DA के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। अब यहां से एक दिलचस्प बात जानते हो क्या पता चलता है कि अगर मैं इस फाई की बात करूं तो इस फाई पे जो चार्ज होगा हम केवल अंदर वाला चार्ज लेंगे, केवल यहां पर जो लेंगे वो अंदर वाला आवेश लेंगे, अंदर वाला, यानी कि पृष्ठ के जो अंदर आवेश है केवल वही आवेश हम लेंगे। और यहाँ पे ये फाई कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। फाई, फिर से कह रहा हूँ, फाई कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। केवल किसका लेंगे, अंदर वाला आवेश हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन जब अगर हम इस फार्मूले से निकालें, E.A के फार्मूले से निकालें, तो देखो यहाँ पर छोटा सा एरिया काटेंगे, यहाँ पर एक एरिया काटेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पूरे सतह पर इसके पूरे पृष्ठ पर छोटा छोटा एरिया क्या करेंगे, काटेंगे, और सबका क्या निकालेंगे, E.DA निकालेंगे। तो अब जानते हो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या आती है कि जो हमारा E होता है, ये E किसकी वजह से लेंगे, किस आवेश की वजह से E लेंगे, क्या जो ये E होगा केवल Q1 और Q2 की वजह से लेंगे, नहीं। हम यहाँ पे ये काम करते हैं, Q1, Q2 और Q3 तीनों आवेश की वजह से। अगर मैं यहां पर मान लो फ्लक्स निकालना हो इस फार्मूले से, तो चलो हमने बना दिया कि इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया D है। ठीक, अब इसका ये इस एरिया वेक्टर का यहां पर क्षेत्रफल कितना होगा, वैद्युत क्षेत्रफल कितना होगा, E का मान कितना होगा। तो E का मान किसकी वजह से लेंगे, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से। हम तीनों की वजह से देखेंगे कि तीनों की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत फ्लक्स कितना है। यहां पे यही
मेन चीज होता है कि इस तीनों की वजह से इस पॉइंट पर वैद्युत फ्लक्स निकालो। जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ में केवल उन्हीं आवेश को देखेंगे जो वैद्युत या जो बंद पृष्ठ के अंदर है, लेकिन जब ई डॉट ए का फार्मूला लगाएंगे तो वहां पर जितना आवेश होगा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, उन सबकी वजह से देखेंगे कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना बना। जैसे हमने यहां पर देखा तो इस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा क्योंकि एक ही आवेश था, लेकिन यहां पे तीन आवेश, तीनों आवेश की वजह से यहां पर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, तीनों आवेश की वजह से यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, तो ये भैया बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। तो ये जो बनेगा वो बहुत लंबी कहानी बन जाएगा। ई डॉट डी ए करना आसान नहीं होगा। सबसे पहले तो इन तीनों के ऐसे आप वैद्युत क्षेत्र निकालो, तो यही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखो ऐसे एक सिस्टम के लिए हमारा क्या है, गॉस अंकल, ये काम आएंगे। यहाँ पे आराम से लगा दो, देखो अंदर कितना आवेश है, प्लस है माइनस है, जैसा है जोड़ घटा दो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, हो गया आंसर हमारा, इतना वैद्युत फ्लक्स होगा, बस हो गया खत्म। तो बात समझ में आया, हम गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे थे अभी तक। तो ऐसे सिस्टम जब मिलेंगे तो वहां पर हमारा गॉस लॉ आसानी से एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, वैसे हमारे बोर्ड में तो ये सब नहीं मिलेगा इतना कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ बता दिया है कि तुम्हें फील हो जाए कि गॉस लॉ हम पढ़ क्यों रहे थे भाई। इतनी देर से जो चिल्ला रहा हूँ, आप लोग बैठे सुन रहे हो जबरदस्ती, अरे क्यों कर रहे हो ये, कुछ तो इसका होना चाहिए ना फर्क, कुछ तो हमें लाभ मिलना चाहिए, तो ये लाभ मिलता है हमें यहाँ से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे लिख लो कि ये जो हमारा ई होता है, ये ई होता है सभी आवेशों की वजह से परिणामी वैद्युत बल। यहाँ पे लिख लो कि सभी आवेशों की वजह से, सभी आवेशों की वजह से परिणामी वैद्युत बल, सभी आवेशों की वजह से, सॉरी परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बल कहाँ से आ जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब वो चाहे अंदर हो वो हमारा, या फिर वो बाहर हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो आवेश अंदर हो चाहे वो आवेश बाहर हो, सबकी वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र देखना पड़ेगा कितना बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो गॉस में सिंपल सा याद रखना है कि अगर हमें गॉस लॉ लगाना है तो वहाँ पे बंद पृष्ठ होना चाहिए, आवेश उसके अंदर होना चाहिए। अगर आवेश बाहर है तो उस आवेश से कोई मतलब नहीं है, अगर आवेश अंदर नहीं है तो वहाँ पे हम कह देंगे हमारा फ्लक्स जीरो है। या फिर अगर अंदर बाहर दोनों आवेश है तो केवल अंदर के वाले से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे। अब सिंपल सा क्या करना है, क्यू इनसाइड यानी कि क्यू अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये प्लस माइनस जैसा होगा वैसा हम जोड़ घटा देंगे, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, हमारा फ्लक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, नोट तो कर ही लिया है, नहीं नोट किया तो बैक जाओ यार, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, बैक जाओ, नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो उसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि गॉस का नियम हम कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, गॉस का नियम कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। तो देखो गॉस का नियम जो है वो हर जगह हम लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह लगाना सुटेबल नहीं होता है, उपयोगी नहीं होता है। लगा तो हर जगह सकते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर हम गॉस का नियम लगा सकें। तो ऐसा भी नहीं यार तुम घर से बाहर निकलो गॉस का नियम लगा दो यहाँ पे, तो गॉस का नियम हर जगह तो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह ये लगाना हमारे लिए सुटेबल नहीं होता, उपयोगी नहीं होता है। कुछ जगह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है जहाँ पे हम गॉस का नियम का उपयोग नहीं करते, वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं, हमें नहीं पढ़ना है, वो हायर स्टडीज़ में जाकर आपको पढ़ना है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखो कि गॉस का नियम हमेशा उपयुक्त है लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहला पॉइंट ही डाल के लिख लो कि गॉस का नियम हमेशा उपयुक्त है, परंतु हमेशा उपयोगी नहीं है। गॉस का नियम हमेशा जो है हमेशा उपयुक्त तो होता है लेकिन हमेशा उपयोगी नहीं होता है कि हर जगह हम गॉस का नियम लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखो कि गॉसीय पृष्ठ का चयन इस प्रकार करना चाहिए, गॉसीय पृष्ठ का चयन
इस प्रकार करना चाहिए, गॉसीय पृष्ठ का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि उस पर कोई आवेश स्थित न हो, कि उस पर कोई आवेश स्थित ना हो। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि गॉसीय पृष्ठ का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि उस पर कोई आवेश स्थित ना हो। कोई आवेश उस पर स्थित होना चाहिए, उसके पृष्ठ पर कह रहा है इस प्रकार करना चाहिए कि उस पर कोई आवेश स्थित ना हो। जैसे यहाँ पर ऐसे समझो कि जैसे यहाँ पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है, अब कोई एक पृष्ठ इस तरीके से बन रहा है, इसको आवेश को कट करते हुए निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मत लेना कि आवेश जो हो इसके सरफेस पर, यानी कि इसके यहाँ पे सतह पर स्थित नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आवेश स्थित हो, उसके सतह पर आवेश स्थित ना हो। अगर होगा यहाँ पर तब भी ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए तो हमने लिखा है कि हमेशा उपयुक्त होता है। इसको भी यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं गॉस लॉ, यहाँ पर भी लगेगा, हमारा गॉस का नियम लगेगा, फ्लक्स निकलेगा, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने लिखा कि उपयुक्त नहीं है। और ये हमारी लाइन नहीं है यार, ये एक फॉरेन राइटर हैं ग्रिफिथ, उन्होंने बताया था कि ये हमेशा उपयुक्त है परंतु उपयोगी नहीं है। हाँ, फॉरेन राइटर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कह रहा कि गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, क्या हो गया, गॉसीय पृष्ठ के गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सममित मतलब सिमेट्रिक, यानी कि समान हो, या कह दो कि स्थिर हो, समान हो या स्थिर हो, या फिर इसे कह सकते हो बराबर हो। ठीक है, बराबर हो, यानी कि गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु वो वैद्युत क्षेत्र जो होना चाहिए वो सममित होना चाहिए, सममित होना चाहिए, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, या स्थिर वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, या फिर बराबर वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से भी निकल के आएगा, अगर बराबर नहीं होगा तो क्या हम लगा ही नहीं सकते? बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उपयोगी नहीं होगा। फिर वही चीज़ है कि नहीं तो गॉस का नियम वैध तो है, लगा तो सकते हैं, लेकिन उपयोगी नहीं। तो इसके नीचे लिख लो कि गॉस का नियम नहीं, तो गॉस, या ऐसे लिख लो कि गॉस का नियम उपयोगी वैध तो है, गॉस का नियम वैध तो है, परंतु उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसको इतना ध्यान रखो। देखो ये इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि गॉस के नियम, या ऐसे कि कहाँ पर हम गॉस के नियम को लगा सकते हैं, वो पॉइंट लिखिए। तो इन सब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए सब लिख रहे हैं। वैसे ये सब तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए इसका अगला पॉइंट लिख लिए। पृष्ठ के प्रत्येक सतह पर, पृष्ठ के प्रत्येक सतह पर, या पृष्ठ के ऐसे लिखो कि पृष्ठ के सतह के प्रत्येक बिंदु पर थीटा ई और ए के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यानी हर जगह पे थीटा जो होगा वो थीटा हमारा हर जगह पे बराबर होना चाहिए। और जनरली जो हमें थीटा देखने को मिलता है वो या तो 0 डिग्री मिलेगा या तो हमें 90 डिग्री मिलता है। ठीक है,
अगला पॉइंट लिख लो इसके नीचे, अगला पॉइंट लिख लो कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश पर, पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, बस इतना पॉइंट काफ़ी है, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, अभी कभी कभी पूछ लेता है इससे। अब इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना हो गया, इतना नोट कर लिया, इसको नोट कर लो इसको, बस इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या निकल के आया गॉस के नियम से। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, सब पे वैद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, ये भी चीज़ है। ठीक, फाई बराबर फ्लक्स कितना निकल के आया, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आवेश रखा रहेगा तो Q1 प्लस Q2, या जैसा Q1 माइनस Q2 रहेगा उस हिसाब से करके डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, हमारा फार्मूला वो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन दे रखा है, एक घन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि इस घन की जो साइड है वो 1 मीटर है, इस घन की जो साइड है वो हमारी 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि इसके केंद्र पर एक Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। ठीक, इसके घन के केंद्र पर, चाहे Q ने 1 कूलाम कर लो, घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। घन के केंद्र पर कह रहा है, घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि घन से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है कि घन के फ्लक्स से, घन से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, फ्लक्स की गणना कीजिए। अच्छा, दूसरे में कह रहा है कि घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। सबसे पहली चीज़ हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज़ हमसे यहाँ से ये कह रहा है ये कि एक घन दे रखा है, साइड 1 मीटर दे रखा है इसकी। ठीक, और इसके केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ। कह रहा है कि घन से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कि इस टोटल घन से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो फ्लक्स कैसे निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, चारों तरफ से इसके क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। अगर ये घन कैसा है, एक बंद पृष्ठ है, 3D है, यानी कि इसको बोल दो गॉसीय पृष्ठ है। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर या बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, Q बराबर 1 कूलाम है। ठीक, तो यहाँ से अगर फाई का मान निकालोगे तो फाई बराबर कितना जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। फाई का मान हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा यहाँ से। ठीक है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे Q का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी कि फ्लक्स कितना निकलेगा, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब चाहो तो एप्सिलॉन नॉट का मान रख लो, एप्सिलॉन नॉट तो पता है ना क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाई का मान इतना हो गया। ठीक, अच्छा दूसरे केस में जरा ये बताओ कि दूसरे केस में आंसर कितना होगा, सोच के जरा बताओ दूसरे केस में फाई का मान कितना होगा। कह रहा है कि एक फ्लक्स से, अगर कोई घन है तो घन के टोटल कितने फ्लक्स होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखो एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे, एक पीछे हो गया, एक सामने, 6 फलक होगा। तो कह रहा है कि एक फलक से कितना निकलेगा, तो एक फलक से निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल के आ जाएगा, यानी कि एक फलक
फ्लक्स से कितना फ्लक्स निकलेगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और टोटल घन से कितना निकलेगा 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, कोई आसान सा क्वेश्चन था, बस केवल हमें ये देखना था कि यहाँ पे एक ऐसा है, एक बंद पृष्ठ है, ठीक, बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर आवेश होना चाहिए, ठीक है, आवेश रखा हुआ है, कहाँ पे रखा है, केंद्र पर आवेश रखा, हमने फ्लक्स आसानी से निकाल दिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर इस तरीके का एक चित्र बना हुआ है बेलन का, और यहाँ पर एक आवेश क्यों रखा है इसके केंद्र पर। ठीक, ये लंबाई जो दे रखी है, ये लंबाई L/2 दे रखी है। ठीक, ये लंबाई L/2 दे रखा, कह रहा है कि अर्ध बेलन से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। अर्ध बेलन से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। अच्छा, एक चीज और है कि यहां से ये जो आवेश रखा हुआ है वो बेलन के केंद्र पर रखा हुआ है, ये बेलन के केंद्र पर रखा हुआ। देखो क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे सब पे जो आवेश होगा वो केंद्र पर रखा होगा, केंद्र पर रखा होगा तो हर तरफ से आवेश जो होगा वो बराबर आवेश निकलेगा। ठीक है, यानी वैद्युत फ्लक्स जो निकलेगा वो बराबर वैद्युत फ्लक्स हर जगह से निकलेगा। तो कह रहा है कि अर्ध बेलन से कितने निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, कितना फ्लक्स निकलेगा अर्ध बेलन से। ठीक है, तो इसको करोगे। अच्छा चलो मैं एक बता दे रहा हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे ये बेलन दे रखा है, बेलन ना दे देकर हमें अर्ध बेलन दे रखा है, आधा बेलन हमें यहाँ पर दे रखा है, ये एक नीचे वाला सतह हो गया इसका, और यहाँ के इसके केंद्र पर रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम अगर बात करें, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L/2 दे रखी है। अगर मैं अभी कहूँ कि इस पे गॉस लॉ लगा दो, तो क्या गॉस का नियम लगा सकते हो? यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि गॉस के नियम के लिए क्या चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये तो हमारा बंद पृष्ठ नहीं है, तो पहले इसको बंद पृष्ठ बनाओ। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए ये आधा बेलन है, तो इस बेलन को क्या करते हैं, पूरा बना देते हैं। लो ये बेलन पूरा बन गया, ये बेलन हमारा पूरा बन गया। ठीक, ये पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, नीचे वाला एक पृष्ठ ऊपर वाला हो गया। अब यहां से फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो फ्लक्स ऊपर भी जाएगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी फ्लक्स निकलेगा। अच्छा, दोनों दिशाओं में जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स हमारा कितना निकलेगा, बराबर निकलेगा। अब ये लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई हमारी L के बराबर हो जाएगी। जब हमने इसके ऊपर उतना ही बड़ा आधा बेलन था, इस बेलन को पूरा कर दिया और इसके बेलन के केंद्र पर आवेश रखा है, तो क्या अब ये हमारा एक बंद पृष्ठ बन गया। अब ये जो बना ये हमारा क्या बना, एक बंद पृष्ठ बन गया। अब बंद पृष्ठ में आसानी से हम गॉस का नियम लगा सकते हैं। तो गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हम फाई निकाल लेते हैं बेलन के लिए। तो बेलन का फाई कितना होगा, बंद पृष्ठ है, उसके केंद्र पर आवेश कितना रखा, क्यू रखा है, तो फाई कितना निकल जाएगा, Q/ε0, ये बेलन का निकल जाएगा। अब अगर हमें अर्ध बेलन का निकालना है, अब हमें अर्ध बेलन का अगर निकालना है, तो अर्ध बेलन का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जितना ऊपर से फाई निकलेगा फ्लक्स, उतना ही क्या होगा, नीचे से फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि कहां पे रखा है, एकदम सेंटर में रखा है। तो अर्ध बेलन से निकालने के लिए इसको क्या करोगे, Q2 से डिवाइड कर दो, Q/2ε0 के बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या, इसका मात्रक क्या होगा, अगर इसका मात्रक लिखोगे तो फाई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर होता। फाई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम के बराबर होता। वही जो पिछले लेक्चर में फाई का मात्रक निकालते, वही मात्रक फाई का हमारा यहाँ पर भी होगा। ठीक, चलिए तो अर्ध बेलन से हमारा कितना निकलेगा फ्लक्स, Q/2ε0 के बराबर निकलेगा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करेंगे इसको। तो इसको हमने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको तो हमने सबसे पहले क्या किया, बंद पृष्ठ बनाऊंगा, जब तक बंद पृष्ठ बनाऊंगा तब तक हमारा गॉस लॉ लगेगा कहाँ से, तो पहले इसको बंद पृष्ठ बना दिया, फिर गॉस का नियम हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करो इसको खुद से कि यहाँ पर एक ये अर्धगोला है। ठीक, ये एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ फाई अर्धगोला बताओ, अर्धगोले से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वही है, सिमिलर इसीलिए मैं लिख रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि ये एक अर्धगोला है, अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा है। तो कह रहा है कि इस
इस अर्धगोले से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स हमें बताना है। तो चलो एक बार इसको खुद से ट्राई करो, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। सिमिलरली उसी तरीके से है, जितना नियम बताया हूँ उसको लगाओ, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, कर लिया इसको। ठीक, तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अर्धगोला दे रखा है कि ये हमारा एक अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला है, इसके केंद्र पर आवेश क्यों रखा है। अगर मैं यहाँ से फाई का फार्मूला लगाना चाहूँ तो अभी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक बंद पृष्ठ नहीं है। बंद पृष्ठ नहीं, अभी क्या है, खुला। जैसे गोला है, उसको आधे से क्या कर दिया, काट दिया, तो खुला हो गया, बंद कहाँ रह गया वो। जैसे देखो ये गोला है, इसको आधे से काट दिया, आधे से काट दिया तो कहाँ बंद रहेगा, ये ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, तो ये खुला हो गया। तो यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या करो, इसको बंद करो। तो बंद करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर वाला गोला, यार मान लो कि ये ऊपर वाला गोला है, ठीक है, ये ऊपर वाला गोला हमारा इस प्रकार से। अब ये क्या बन गया, हमारा एक बंद पृष्ठ बन गया। जब ये बंद पृष्ठ हो गया तो अगर मैं यहाँ से फाई गोला निकालूं तो फाई गोला का मान कितना होगा, अगर फाई इसके अंदर आवेश कितना क्यू है तो इसका फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कि फाई अर्धगोला, अगर मैं फाई अर्धगोला निकालूंगा, अब देखो चूंकि ये गोला है और गोले के केंद्र पर रखा हुआ आवेश, तो हर जगह से फ्लक्स जो होगा वो बराबर मात्रा में निकलेगा। जितना फ्लक्स ऊपर से निकलेगा उतनी फ्लक्स क्या करेगा, नीचे से निकलेगा यहाँ से। तो आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंदर उसी प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना हो गया, इतना सिंपल सा था कि अर्धगोले से कितना निकल जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पृष्ठ दे दिया है ऐसे, ये एक पृष्ठ दिया है, ठीक, इसकी जो साइड है ए और ए साइड दे रखा है। ठीक है, इस पृष्ठ के केंद्र से a/2 ऊपर जाने पर एक आवेश क्यों रखा है, a/2 ऊपर जाने पर आवेश क्यों रखा है। तो कह रहा है कि पृष्ठ से निकलने वाले, क्वेश्चन है कि पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब इसको एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने इसको कर ले गए, जो इसको कर ले गया उसको समझो फ्लक्स आ गया आसानी से, अब वो सारे क्वेश्चन लगभग कर ले जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, चलो कर लिया इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ दिया हुआ है, साइड दे रखा है ए और ए। कह रहा है कि इसके केंद्र से a/2 ऊपर जाने पर एक आवेश क्यों रखा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि अभी तो ये हमारा फाई का फार्मूला हम गॉस का नियम लगा नहीं सकते क्योंकि ये बंद पृष्ठ नहीं है, तो पहले इसको बंद पृष्ठ बनाते हैं। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, एक घन में बदल देते हैं। बंद पृष्ठ लगाने के लिए इसको घन में बदल देते हैं। तो ये देखो, ये हमारा एक घन बन गया, ये हमारा क्या हो गया, एक घन बन गया। ये साइड हमारी कितनी है, ए है। तो कह रहा है कि इसके केंद्र से a/2 ऊपर जाने पर यहाँ पर एक आवेश कितना रखा, क्यों रखा है। यानी कि जब इस पृष्ठ को हमने एक घन में बदल दिया तो ये आवेश कहाँ पे आ गया, इस घन के केंद्र पर आ गया। यही तो कह रहा था कि यहाँ से इस पृष्ठ से a/2 ऊपर जाने पर, तो ये लंबाई हमारी कितनी है, a है। तो इसका आधा जब a/2 ऊपर जाओगे यानी कि इस पृष्ठ के कहां चले जाओगे, इस घन के केंद्र में चले जाओगे। थोड़ा सा जूम करो, ये घन बन रहा है, घन के नीचे जो पृष्ठ है यहां से a/2 ऊपर जाने पर, जबकि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, a के बराबर दे रखी है, तो हम सीधा यहां से निकाल सकते हैं कि फाई घन, अगर मैं पूरे घन से निकलने वाले फाई का मान निकाल सकता हूं, यहां बता सकते हो इसका पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स कितना निकलेगा, यहां से a/2 है, फ्लक्स जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि इसके अंदर आवेश कितना है, q के बराबर है। तो यहां से
प्रत्येक पृष्ठ से अगर मैं निकालूं कि फाई जो है वो प्रत्येक पृष्ठ से कितना निकलेगा, तो प्रत्येक पृष्ठ देखो इसके कितने पृष्ठ बनेंगे, कितने फलक बनेंगे, 6 फलक बनेंगे घन के। तो प्रत्येक से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q// डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक एक पृष्ठ से, नीचे वाला पृष्ठ ले लो, देखो यहां से जब फ्लक्स निकलेगा तो हर दिशाओं में क्या करेगा, फ्लक्स बराबर निकलेगा, क्योंकि कहां पे रखा हुआ है, केंद्र पे रखा हुआ है, तो हर दिशा में क्या करेगा, बराबर निकलेगा। तो जितना ऊपर वाले से निकलेगा उतना नीचे वाले से, जितना इधर बगल वाले से उतना इधर बगल वाले से, जितना पीछे वाले से उतना ही आगे वाले से। तो एक से निकलने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर दो तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि यहां पर कोई एक घन बना के दे दिया है, यहां पर हमसे एक घन दे दिया है ये, ठीक है, एक घन दे दिया है। अब हमसे ये कह रहा है कि इस घन के यहाँ पर एक आवेश क्यों रखा हुआ है। कह रहा है कि इस घन के आवेश पर एक, यहाँ पर इस कॉर्नर पर ऊपर एक आवेश क्यों रखा हुआ है। अब हमसे ये कह रहा है, दो क्वेश्चन इसमें है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से, यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए, कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक, यानी सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से, घन के संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स। और दूसरा कह रहा है कि घन के एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। कह रहा है कि इस पूरे घन से कितना फ्लक्स निकलेगा। दूसरी चीज कह रहा है कि घन के एक पृष्ठ से, या लिख लो एक फ्लक्स से लिख लो, चाहे पृष्ठ रहने दो, इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, ये चीज हमें यहां पर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, इसको नोट कर लिया है। चलिए अब देखो यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा। यहां से हमारा कह रहा है कि फाई घन बताओ, कि हमें फाई घन यहां से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो अब यहां से फ्लक्स निकालने के लिए अगर हम गॉस का नियम लगाना चाह रहे हैं, तो गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अब यहाँ अगर आवेश यहाँ केंद्र में रखा होता तो आसानी से कह देते कितना निकलेगा, Q/ε0 निकलेगा, क्योंकि केंद्र पे रखा हुआ तो हर तरफ क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। अगर एक पृष्ठ से पूछा है, यानी एक फलक से पूछा है, तो Q/6 ε0 के बराबर। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि इस आवेश को यहाँ पर न रख के इस आवेश को यहाँ पर उठा के रख दिया, इस कॉर्नर पे रख दिया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, ताकि बंद पृष्ठ बनाने के बाद आसानी से हम फ्लक्स का फार्मूला यानी गॉस का नियम लगा सके। जब बंद पृष्ठ बनाएंगे, तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर घन के ऊपर घन रखना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे पीछे रखा हुआ है, तो इसको अगर बंद पृष्ठ बनाना है तो देखो इसके बगल में यहाँ पर एक घन रखना पड़ेगा। देखो इसके बगल में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक घन रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बगल में एक घन रखेंगे, इसके इस साइड में एक घन रखेंगे। ठीक है, देखो कुछ ऐसा बनेगा कि ये यहाँ पर देखो एक घन क्या किया, इसके बगल में एक घन रख दिया। देखो इस जैसे ये था, इसके बगल में क्या किया, एक घन इसके बगल में रख दिया। ठीक, इसी तरीके से एक घन मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूं, यहां पर एक घन इसके ऊपर यहां पर रख दे रहा हूं, एक घन यहां पर इसके ऊपर रख दे रहा हूं। ठीक, देखो एक घन
यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, ठीक, एक घन इसके ऊपर रख दिया, एक घन बगल में रख दिया, कितने हो गए, 3 घन हो गए। अब इसी प्रकार से अब देखो 3 तरफ से ढक चुका है, देखो बाहर से ये क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया, इधर से भी क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। अब इसको यहाँ पर भी क्या करो, एक घन रख दो, यहाँ पर भी एक घन रख दो। यहाँ पर जब एक घन रखेंगे, इसको बढ़ा दो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये कर लो। घन तो नहीं बना यार, कुछ और ही बन गया ये। अच्छा रुको, इसको चाहते हैं घन बना लो, इसके ऊपर एक बगल में एक घन और रख लो, ठीक है। देखो बन गया एक घन हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक। अब देखो एक घन ये था, इसके ऊपर एक रख दिया, इसके बगल में रख दिया, इस बगल के ऊपर वाले में रख दिया, तो टोटल कितने घन हो गए, 4 घन हो गए। जब 4 घन रख दिए तो ये बाहर से तो क्या हो गया, चारों तरफ से ढक गया, लेकिन अभी पीछे से ये खुला हुआ है, अभी ये पीछे से खुला हुआ है कोई एक, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो, ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक घन है, ठीक, ये हमारा एक घन है, ठीक है, ये एक घन है, इस घन के यहाँ पर एक आवेश रख दिया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक आवेश को रख दिया। अब कह रहा हूं कि इस घन से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो पहले इसको तो हमें बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए देखो इसके ऊपर एक रख दिया हमने, इसके ऊपर एक रख दिया, ठीक, ये ऊपर से तो क्या हो गया, ढक गया। इसके बगल में यहाँ पर रखा और बगल के ऊपर भी यहाँ पर रख दिया, तो देखो इसके बगल में एक यहाँ पर रखा, इसके बगल में यहाँ पर रखा, उसके ऊपर रखा और इसके ऊपर भी एक रखा, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। जब ये 4 हो गए तो यहाँ पर जो आवेश रखा था, ये आवेश क्या हो गया, इधर से देखो, इधर से क्या हो गया, पूरी तरीके से ढक गया, लेकिन अभी इधर से तो पूरा खाली पड़ा हुआ है ना, एकदम से इधर से तो भी नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एक घन रखो, उसके ऊपर एक घन रखो, फिर यहाँ पर एक घन रखो, फिर उसके ऊपर भी क्या कर दो, एक घन रखो, तो टोटल 8 घन रखेंगे तो ये जो आवेश होगा किस में आ जाएगा, बंद पृष्ठ में आ जाएगा। ये आवेश एक बंद पृष्ठ में आ जाएगा। देखो यहां पर आवेश रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक रखूंगा, फिर इसके बराबर में रखूंगा, इसके ऊपर भी एक घन रखूंगा, 4 घन रखूंगा, तो इधर से तो ये क्या हो गया, ढक गया पूरी तरीके से, बीच में आ गया। हमें इसको सेंटर में लेकर आना है, घन एक बंद पृष्ठ बनाना है, तो सेंटर में तो आ गया, लेकिन अभी इधर से तो खुला हुआ है ना, तो क्या करेंगे, इसके बराबर में यहां पर एक घन रखो, इसके ऊपर एक घन रख दो, ठीक। जो यहां पर घन रखे उसके बराबर में, उसी के बराबर में यहां पे घन रखे, उसके ऊपर एक घन रख दो। देखो ये कहां पे आ जाएगा, एकदम सेंटर में आ जाएगा ये हमारा। जब ये सेंटर में आ जाएगा तो यहां पे टोटल कितने घन बनेंगे, 8 घन बनेंगे। तो फाई 8 घन से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब सबसे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स हर दिशा में क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। हर दिशा में फ्लक्स कैसा जाएगा, बराबर जाएगा। तो 8 घन से जो फ्लक्स निकलेगा, आवेश कितना है, क्यू है, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा, ठीक है। 8 घन से इतना निकलेगा। हमसे कितने से पूछ रहा था, 1 घन से पूछ रहा था, तो पहला क्वेश्चन फाई घन, अगर घन से कितना निकलेगा तो टोटल कितने हैं, 8 है, तो 1 घन से कितना निकलेगा, 8 घन से इतना निकल रहा है, तो 1 घन से कितना निकलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि एक घन के एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू बाई, अब फ्लक्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा क्यू बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। यहीं पे हमारा गलत हो जाएगा, यहीं पे हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो जो घन था उस घन के क्या छयो फलक के या छयो पृष्ठ से हमारा फ्लक्स निकल रहा था। पहली बात तो ये सोचो, देखो फिर से देखो, यहां पे ये था घन हमारा, ठीक, यहां पे रखा हुआ था। इसके अब देखो अगर यहां पे रखा हुआ है तो फ्लक्स कहां से निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा, ठीक, 6 से निकलता। लेकिन जब हमने इस पृष्ठ के ऊपर एक घन रख दिया, इसके ऊपर एक घन रख दिया, तो क्या अब यहां से फ्लक्स निकल पाएगा, यहां से तो फ्लक्स नहीं निकलेगा ना, यहां से फ्लक्स का निकलने का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया,
ठीक, समझ में आ रहा है? यहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो गया। जब हमने यहाँ पर एक फ्लक्स और एक घन और रख दिया तो क्या यहाँ से फ्लक्स निकल पाएगा? तो अब यहाँ से भी फ्लक्स नहीं निकल पाएगा, ये भी रास्ता बंद हो गया। ठीक, यहाँ पर भी हमने इसके सामने क्या किया, एक फ्लक्स एक घन रख दिया, तो क्या अब इस पृष्ठ से फ्लक्स निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो तीन तो ब्लॉक हो गए, ना यहाँ से निकलेगा, ना यहाँ से निकलेगा, ना यहाँ से निकलेगा। देखो, ना तो यहाँ से निकलेगा, ना यहाँ से निकलेगा, ना यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हमने तीनों पे क्या कर दिया, यहाँ पर एक घन रखा था, यहाँ पर भी एक घन रखा था, यहाँ पर भी एक घन रखा था, तो ये तीनों पृष्ठ तो ब्लॉक हो गए ना, यहाँ से नहीं निकल रहा। तो बचा कितना पृष्ठ? एक पृष्ठ ये बचा। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हमारा फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हमने नहीं रखा था। ठीक, नीचे से फ्लक्स निकलेगा दो पृष्ठ और एक ये पीछे वाले से। तो टोटल कितने से फ्लक्स निकल रहा है? कितने पृष्ठ से? केवल तीन ही पृष्ठ से फ्लक्स निकल रहा है। तो हमारा जो फाई का फार्मूला यहां से आएगा, फाई बराबर जो फार्मूला आएगा, या एक पृष्ठ लिख लो या एक फ्लक्स लिख लो, कि एक फ्लक्स से निकलेगा वो क्यू बाई एक घन से कितना निकल रहा है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और घन के जो घन बना था उस घन के कितने फ्लक्स से निकल रहा? केवल तीन ही फ्लक्स के, फलक बोल लो यार, दोनों कंफ्यूजन हो यार, पृष्ठ बोल लो इसको, कि पृष्ठ से कि तीन ही पृष्ठ से तो निकल रहा है। तो यहां से क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इससे नहीं समझ में आया हो तो एक बार मैं इसको मिटा दूं, फिर बना रहा हूं। देखो, इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक, देखो हमारा घन यही तो था, ये हमारा घन था, ये हमारा घन था। ठीक, यहां पर हमने यहां पर आवेश क्यू रख दिया था, ये घन था और यहां पर हमने आवेश एक क्यू रख दिया था। अब जरा खुद सोचो कि हमने इसके ऊपर एक घन रख दिया, जब इसके ऊपर एक घन रखा तो ये वाला जो पृष्ठ था, ये पृष्ठ तो कैसा हो गया? ब्लॉक हो गया। क्या उससे अब निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। ठीक, देखो जो यहां से जो पीछे वाला था, पीछे वाले पे भी हमने क्या कर दिया, एक हमने वहां पे भी एक घन रख दिया, तो ये पीछे वाला जो था, ये पीछे वाला भी क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। पीछे वाले से भी क्या करेगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पीछे भी तो हमने एक घन रखा था और बगल में भी एक घन रखा, तो बगल में घन रखा तो ये वाला ब्लॉक कर गया। देखो जो जो काले से मार्कर है वो पृष्ठ क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। देखो यहां पर ऊपर घन रखा तो यहां से तो इस पृष्ठ से तो फलक निकलेगा नहीं, पीछे एक रख दिया तो पीछे वाले से नहीं निकलेगा, बगल वाले से भी यहां पर भी रखा तो नहीं निकला। तो बचा कितना? केवल एक पृष्ठ ये बचा है, एक पृष्ठ नीचे वाला बचा है, एक पृष्ठ ये सामने वाला बचा है। तो टोटल कितने पृष्ठ से निकलेगा? केवल एक घन की बात कर रहा है, तो इस घन के कितने पृष्ठ से फर्क निकलेगा? 3 पृष्ठ से निकलेगा। तो यहां कितने से डिवाइड करेंगे? और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो ज्यादातर लोग सोचते होंगे 48 होगा, लेकिन यह 48 नहीं होगा। कितना होगा? 24 के बराबर होगा। और 24 के बराबर क्यों होगा? क्यों 3 फ्लक्स से निकलेगा? इसका रीजन हमारा ये है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया? समझ में है ना कैसे बना है ये? बस थोड़ा सा एक बार खुद में इमेजिन करना, खुद में आके सोचना, इमेजिन करना, थोड़ा सा अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें 3 ही फ्लक्स से क्यों निकल रहा है। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करो, एक बार फिर से इसको देखो। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 गोला रखा है, एक गोला हमारा ये है और दूसरा गोला हमारा ये है। ये गोला रखा है, दोनों संकेंद्रीय हैं, यानी कि दोनों का केंद्र जो है वो समान है। इसको नाम दे दिया है S1 और इसको नाम दे दिया है S2। S1 और S2 नाम दे दिया। ठीक, इस पे जो आवेश है Q है और इस पे जो आवेश है वो आवेश 2Q के बराबर है। ठीक, दोनों संकेंद्रीय गोले हैं, इस पे आवेश Q है, इस पे आवेश 2Q। तो कह रहा है कि S1 और S2 से गुजरने वाले, कह रहा है कि S1 व S2 से गुजरने वाले वैद्युत, S1 व S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात, अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि S1 और S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए कि S1 से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तार का फंस रहा है यार, S1 से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और S2 से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार खुद से कोशिश करिए और फिर मैं कर रहा हूँ इसको।
चलिए करिए, कर लिया, वीडियो को पॉज करो यार, कर लो, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से S1 और S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं और S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो गोले अगर Q1 को देखो या S1 को देखो तो S1 द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, Q है। यहाँ से आवेश जो है वो कितना है, Q आवेश है। तो यहाँ से अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ φ1, यानी तो φ1 अगर निकालूंगा तो φ1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आवेश कितना निकलेगा, ये सेंटर पर रखे हुए हैं सब, तो यहाँ से निकलेगा Q, यहाँ से आवेश इस तरीके से निकलेगा, ये भी निकलेगा इस तरीके से, चारों दिशाओं में आवेश निकलेगा। तो यहाँ पे चारों दिशाओं में फ्लक्स निकलेगा, तो आवेश कितना दे रखा, Q, तो अब हमारा फ्लक्स हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। यानी कि पहले गोले से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, अब देखो अगर बोर्ड में करना तो उसको पहले लिख देना कि गोले S1 द्वारा परिबद्ध आवेश Q1 बराबर स्मॉल q1 बराबर Q है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे लिख लेना, चलो लिख दे रहा हूँ यार एक, ठीक, एक लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लो कि गोले S1 द्वारा परिबद्ध आवेश Q1 बराबर Q है। Q1 बराबर हमने कितना मान लिया, Q है। ठीक, तो इससे गुजरने वाला, अतः इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर कितना होगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, इसको नाम दे दो 1। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से लिख लो कि गोले S2 द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यहां से लिख लो कि गोले S2 द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q2 मान लो। तो देखो अब गोले S2 द्वारा कितना आवेश घिरा हुआ है S2 से, देखो S2 से कितना आवेश घिरा है 2Q, और यहाँ पे कितना है 2Q, Q और 2Q, तो टोटल आवेश कितना है Q प्लस 2Q बराबर 3Q। यानी कि S2 द्वारा जो आवेश परिबद्ध है S2 गोले द्वारा कितना आवेश घिरा हुआ है, 3Q के बराबर आवेश घिरा हुआ है। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लो, अतः इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 मान लो इसको, तो φ2 बराबर निकल जाएगा यहाँ पे हमारा, φ2 बराबर हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 का मान कितना, 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 माने, उसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो कह रहा है S1 और S2 का अनुपात पूछा था ना, तो यहाँ से φ1 डिवाइड बाई φ2, तो यहाँ से कर लो कि फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, या इसको लिख लो यार कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर। ठीक है, ये सारी कहानी लिख लो यार खुद से हम। तो φ1 डिवाइड बाई φ2, तो यहाँ से हो जाएगा, ये Q है, φ1 डिवाइड बाई φ2। φ1 का मान कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से ये कटेगा, Q से Q कटेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 1 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से हो जाएगा φ1 अनुपाते φ2 जो हो जाएगा वो 1:3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 1:2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि S1 व S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उसका अनुपात कितना होगा, अनुपात होगा 1:3 के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिएगा, जोरदार पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।